हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक डेथ ट्रैप मूवी को जिसका नाम है क्यूब पार्ट 2 हाइपर क्यूब। इसे रिलीज किया गया था 2002 में। ये एक कमाल की फिल्म क्यूब का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम बेकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने आप को एक सफेद कमरे के अंदर पाती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि बेकी आइजोन नाम की एक कंपनी में काम करती थी। इस कमरे की हर दीवार पर एक दरवाजा बना हुआ था। बेकी एक दरवाजे को छूती है तो वो खुल जाता है, लेकिन उसके सामने भी एक सेम व्हाइट रूम था। बेकी जैसे ही उस दूसरे कमरे में जाती है तो उसे ऊपर खींच लिया जाता है क्योंकि इस कमरे की ग्रेविटी उल्टी थी। इसके बाद हम कर्नल थॉमस नाम के आदमी को इसी क्यूब के अंदर देखते हैं। वो इस बात से परेशान था कि इस बार क्यूब के दरवाजों पर कोई नंबर्स नहीं लिखे हुए थे, यानी कि थॉमस जरूर पिछली मूवी के क्यूब में जा चुका है। खैर, थॉमस के पास एक हथकड़ी और एक सूटकेस था, लेकिन सूटकेस के अंदर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद होपलेस होकर थॉमस गॉड से प्रे करने लगता है। अब हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे ऐसे ही एक कमरे के अंदर साइमन नाम का आदमी मिलता है। साइमन उससे पूछता है कि ये जगह आखिर क्या है और उसने यहाँ पर किसी और को देखा है या नहीं, लेकिन केट को भी साइमन की तरह कुछ मालूम नहीं था। इसके बाद इन्हें मैक्स नाम का एक और लड़का दिखाई देता है जो कि हर बार किसी दूसरे दरवाजे से झांक रहा था, यानी कि ये कमरे आपस में बहुत जल्दी जल्दी अपनी जगह बदल रहे थे। केट मैक्स के पीछे जाती है और साइमन से अलग हो जाती है। उसे अगले कमरे में साशा नाम की एक लड़की मिलती है। साशा बहुत डरी हुई थी और वो देख भी नहीं सकती। तभी इस कमरे में जेरी नाम का एक आदमी आता है। वो बताता है कि ये उसका चौथा रूम है और वो हर रूम पर अपनी घड़ी से नंबर लिखता जा रहा था। बीच बीच में इन्हें काफी डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो कि शायद कमरों के जगह बदलने की थी। आवाजें सुनकर ये तीनों अगले कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर थॉमस खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा था। मैक्स और फिर साइमन भी इसी कमरे में आ जाते हैं और ये सब मिलकर थॉमस को नीचे उतार लेते हैं। थॉमस के साथ पहले काफी बुरा टॉर्चर किया गया था, शायद वो इस जगह के बारे में जरूर कुछ जानता है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और पेली नाम की एक बूढ़ी औरत यहाँ आ जाती है। पेली का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था और वो हर कुछ मिनट्स में सबके नाम भूल जा रही थी। इनमें से किसी को नहीं पता था कि ये जगह क्या है और उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। साइमन अब थॉमस से इसके बारे में पूछने लगता है। थॉमस बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए इन्हें कोड सोल्व करना होगा। पहले वाले में तो नंबर्स थे। अब इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, इस रूम का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और एक लेजर की वॉल इनकी तरफ आने लगती है। अब सब लोग अगले कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन थॉमस मरना चाहता था तो वो खुद को हथकड़ी से बांध लेता है। केट आखिर तक उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे यहाँ से भागना पड़ता है और भागते हुए केट दूसरे दरवाजे में अपने आप को ही देखती है जो कि काफी अजीब था। थॉमस उस लेजर की वॉल से मारा जाता है। इसके बाद ये काफी देर तक एक कमरे से दूसरे कमरे में चलते रहते हैं। फिर जेरी रिवील करता है कि उसने इस क्यूब के दरवाजों को डिजाइन किया था, लेकिन वो एक फ्रीलांसर है तो उसे नहीं पता कि ये जगह किसने और क्यों बनवाई है। इसके बाद पेली को फ्लोर में एक टेसरेक्ट की ड्राइंग दिखती है और जेरी सबसे कहता है कि शायद वो लोग एक टेसरेक्ट यानी कि हाइपर क्यूब के अंदर हैं। जेरी सबको एक्सप्लेन करता है कि जो बेसिक क्यूब होता है उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन अगर इस क्यूब में एक और डायमेंशन जोड़ दिया जाए तो ये 4th डायमेंशन का हाइपर क्यूब बन जाता है। लेकिन हाइपर क्यूब को असली में बनाया नहीं जा सकता और ये सिर्फ एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है। अब मैक्स को लगता है कि ये कोई हाइपर क्यूब नहीं है बल्कि एक गेम शो है जिसमें से उन्हें बाहर निकलना है और ये सब डार्क नेट पर दिखाया जा रहा होगा। मैक्स अब अगला डोर खोलता है और उस कमरे में उसे एक लड़की दिखाई देती है। मैक्स उस कमरे में जाने लगता है, लेकिन इस कमरे की ग्रेविटी अलग थी जिससे वो लटक जाता है। फिर किसी तरह वो नीचे उतर जाता है। अब सभी लोग उस कमरे में जाने का डिसाइड करते हैं। साइमन और जेरी अपने कपड़ों से एक रस्सी भी बनाते हैं ताकि साशा और पेली को नीचे उतार सके। नीचे उतरते ही पेली भूल जाती है कि ये सब लोग कौन हैं। इस नई लड़की का नाम जूलिया था जो कि एक लॉयर है और इसे बस इतना ही याद है कि ये कल रात को एक पार्टी में थी। वहीं केट नोटिस करती है कि ज्यादातर कमरों में किसी ने 60659 ये नंबर लिखा हुआ था जो कि शायद इस हाइपर क्यूब में कितने कमरे हैं उसका नंबर हो सकता है। लेकिन सवाल ये था कि ये नंबर किसने लिखा है। इस कमरे में साइमन को जेरी की घड़ी
भी मिलती है, लेकिन जेरी ने तो ऑलरेडी अपनी घड़ी पहनी हुई थी और ये दोनों घड़ियां बिल्कुल सेम टू सेम है। इससे ये लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगले कमरे में इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि मर चुका है। ये आदमी मशहूर फिजिसिस्ट फिल रोजेनविक था, जिसे क्वांटम केओस में नोबेल प्राइज भी मिलने वाला था। इन्हें फिल की बॉडी पर ढेर सारे नंबर्स और कैलकुलेशन लिखे हुए मिलते हैं जो कि उसने ही लिखे थे। शायद वो इस हाइपर क्यूब के कोड को सोल्व करने में सफल हो गया था, लेकिन भूख प्यास से उसकी मौत हो गई। ये लोग समझ जाते हैं कि 60659 ये नंबर भी फिल ने ही लिखा था, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग सेम थी। अब केट फिल की जेब से उसकी पेन निकाल लेती है और इस नंबर को अपने हाथ पर लिख लेती है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि पेली आइजोन कंपनी में काम किया करती थी, जो कि सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है, और सबको लगने लगता है कि इस हाइपर क्यूब को भी आइजन ने ही बनाया है। अब पेली कुछ बहकी बहकी बातें करने लगती है, जिससे इन्हें एलेक्स ट्रक्स का नाम पता चलता है। एलेक्स ट्रक्स दुनिया का सबसे बड़ा हैकर था, लेकिन सबने सिर्फ उसके बारे में सुना है। वो असली है भी या नहीं कोई नहीं जानता। अब पेली यहाँ अपने कुत्ते को ढूंढते हुए नीचे वाला दरवाजा खोल देती है, लेकिन दूसरे कमरे में हम एक और पेली को देखते हैं जो कि इसका हाथ पकड़ लेती है, और फिर अचानक ही साइमन पीछे से आकर उस दूसरी पेली को चाकू से मार देता है और कहता है कि इस पागल बुढ़िया का कभी भरोसा मत करना। इसके बाद एक कांच के खंबे से साइमन का सर कट जाता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने एक दूसरी पेली और दूसरे साइमन को देखा है। कुछ देर बाद जेरी सबको शांत करके बताता है कि हो सकता है ये हाइपर क्यूब पैरेलल यूनिवर्स में पोर्टल भी खोल रहा है, यानी कि जिन्हें इन्होंने देखा था वो पेली और साइमन ही थे, लेकिन किसी दूसरी दुनिया से। यानी कि इस जगह पर पैरेलल रियलिटीज भी क्रॉसओवर कर सकती हैं। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता और मैक्स और जूलिया को लगता है कि वो बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। मैक्स वापस उस डोर को खोलने लगता है तो साइमन उसे मना कर देता है, क्योंकि वो खुद की मौत देखकर बहुत डर गया था। अब साइमन अपना चाकू निकालकर सबसे बहस करने लगता है, जिससे सभी साइमन से डर जाते हैं। इसके बाद ये फिर से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगते हैं और कुछ देर के बाद थक कर सो जाते हैं। तब साइमन जेरी को बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था और उसे बेकी नाम की एक लड़की को ढूंढने का मिशन मिला था, जो कि आइजन के लिए काम करती थी। शायद इसीलिए साइमन को इस क्यूब में डाल दिया गया है। इसके बाद अचानक ही साशा सबको जगाकर कहती है कि यहाँ पर कुछ है। सभी को फिर कमरे के बीच में एक उड़ता हुआ स्क्वायर दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर बड़ा होने लगता है। फिर ये काफी तेजी से घूमकर सब पे अटैक करना शुरू कर देता है। सभी लोग जल्दी से दूसरे कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन जेरी उस क्यूब की चपेट में आ जाता है और क्यूब जेरी के लाखों टुकड़े कर देता है। साशा क्योंकि अंधी थी तो वो उसी कमरे में फंस जाती है। साइमन उसे वही छोड़ने की बात करता है, लेकिन केट उसकी नहीं सुनती और साशा को बचाने वापस कमरे में कूद जाती है। वो क्यूब धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया था कि इनके पास कमरे में जगह ही नहीं बचती और ये दोनों एक कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद केट को समझ आता है कि ये क्यूब उनकी मूवमेंट से अटैक कर रहा था, तो ये बिल्कुल हिलना बंद कर देती है, जिससे क्यूब वापस छोटा होकर गायब हो जाता है। पर अब ये दोनों बाकी लोगों से बिछड़ गई थी। इधर साइमन पेली को बांधकर उसे टॉर्चर करने लगता है ताकि वो उसे इस क्यूब से बाहर निकलने का रास्ता बता दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो साइमन उसे मार देगा। मैक्स और जूलिया उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइमन किसी की एक नहीं सुनता। तभी इस कमरे का भी ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और दीवार से कांच के बड़े बड़े पिलर्स निकलने लगते हैं। इन्हीं पिलर्स से दूसरे साइमन की मौत हुई थी। अब सभी फिर से दूसरे कमरे में भागते हैं और साइमन पेली की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पेली उसे भी अपने साथ मरने के लिए पकड़ लेती है। तो साइमन उसे चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है और दूसरे कमरे में आ जाता है। पर वो देखता है कि मैक्स और जूलिया अब उससे दूर भाग रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल सनकी हो गया था। वो दोनों एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पर टाइम दूसरे कमरे से अलग चल रहा था, यानी कि इस हाइपर क्यूब में न सिर्फ ग्रेविटी और स्पेस बल्कि टाइम भी अलग अलग थे। जूलिया एक ऐसे ही कमरे में जाती है जहाँ पर टाइम बहुत तेज था। खैर, दूसरी तरफ साइमन को जेरी मिल जाता है, जबकि वो तो मर गया था। असल में ये दूसरी दुनिया का जेरी है और इसे साइमन या बाकी लोग याद नहीं थे। ये तो अभी इस क्यूब में जागा था। साइमन
समझ जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स वाली बात सही थी, और क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी तो वो इस दूसरे जेरी को मारकर खा जाता है। इधर केट को एक कमरे में ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उस कमरे में सभी की सड़ी हुई लाशें पड़ी थी। शायद इस दुनिया के लोग बाहर जाने का रास्ता कभी खोज ही नहीं पाए और उनकी भूख प्यास से मौत हो गई। इधर मैक्स और जूलिया भी आइजन से कनेक्टेड निकलते हैं, क्योंकि मैक्स जो कि एक गेम डेवलपर है उसका आइजन से कोर्ट केस चल रहा है और जूलिया आइजन की तरफ से लॉयर थी। साथ ही ये टाइम रूम्स का कंसेप्ट भी मैक्स का ही था, क्योंकि वो ऐसा एक गेम बनाना चाहता था। इधर साइमन को एक कमरे में एक तीसरा जेरी मिलता है और साइमन उसे भी मारकर खा जाता है। अब साशा सारी उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन केट अब भी हार मारने को तैयार नहीं थी, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। साशा कहती है कि जब उसे ही रास्ता नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा, और अब रिवील होता है कि एलेक्स ट्रक्स और कोई नहीं बल्कि साशा ही है। उसने ये हाइपर क्यूब बनाने में आइजन की मदद की थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो लोग इसमें इंसानों को डालने वाले हैं तो वो आइजन का पर्दाफाश करना चाहती थी। लेकिन फिर आइजन से जान बचाने के लिए वो खुद इस हाइपर क्यूब में आ गई, क्योंकि यहाँ वो उसे कभी नहीं ढूंढेंगे। दोस्तों ये बात कोई सेंस नहीं बनाती, क्योंकि ये अंधी है तो हैकर कैसे हो सकती है, और आइजन से बचने के लिए ये डेथ ट्रैप में क्यों ही आएगी। ये वही बात हुई कि कुएं से बचने के लिए खाई में कूद गए। खैर इधर जूलिया और मैक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो यहीं पर मचाने लगते हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि इस रूम में टाइम बहुत तेज चल रहा था। अब इधर साइमन जो कि अब तक 3 जेरी को मार के उनकी घड़ी पहन चुका है, उसे एक लड़की की आवाज आती है। ये वही लड़की बेकी है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। साइमन उसे बताता है कि बेकी के पेरेंट्स ने ही उसे हायर किया था बेकी को खोजने के लिए। ये सुनकर बेकी खुश हो जाती है, लेकिन साइमन फिर उसे भी चाकू से मार देता है और उसका आईडी कार्ड ले लेता है। इधर केट साशा से पूछती है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है या इस नंबर का क्या मतलब है, लेकिन साशा को कुछ नहीं पता था और वो अब बस मरना चाहती थी। पर केट हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और वो अगला डोर खोलती है, लेकिन वहाँ वो कर्नल थॉमस को लटका देखती है। ये वो दुनिया होगी जिसमें इन लोगों ने थॉमस की जान नहीं बचाई थी। एक दूसरे कमरे में वो मैक्स और जूलिया की लाशें उड़ती हुई देखती है। वो लोग सेक्स करते हुए ही मर गए थे और उनकी लाशें भी सड़ गई है। इसके बाद थॉमस की लाश अचानक ही इनके कमरे में भी प्रकट हो जाती है और जेरी के लिखे सारे नंबर्स और ड्राइंग भी। साशा बताती है कि हाइपर क्यूब स्टेबल नहीं है, जिससे सारी रियलिटीज अब एक ही जगह पर आकर कोलैप्स हो रही है और आखिर में सब कुछ तबाह हो जाएगा। केट एक दूसरा कमरा देखती है जिसमें टाइम पीछे चल रहा था और इस समय ये लोग उस क्यूब वाले ट्रैप से बचकर भाग रहे थे। एक अलग कमरे में केट खुद को मरते हुए देखती है। अब केट चौथा कमरा खोलती है तो उसमें से साइमन निकलता है और वो केट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसका चाकू उसी की आंख में मार देती है। लेकिन फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो साइमन ने साशा को पकड़ा हुआ था। साइमन कहता है कि वो कई सालों से केट से बदला लेना चाहता है अपनी फूटी हुई आंख के लिए। तो दोस्तों साइमन असल में अब बूढ़ा हो गया है, क्योंकि इस रूम में टाइम काफी स्लो चल रहा था, इसलिए केट और साशा के लिए 1 मिनट भी नहीं गुजरा। खैर साशा साइमन से कहती है कि आखिर में वो सब मरने ही वाले हैं। ये सुनकर साइमन उसकी गर्दन तोड़ उसे मार देता है। हम देखते हैं कि साइमन ने जेरी की कई सारी घड़ियां और बेकी के कई सारे आईडी कार्ड्स लटकाए हुए थे, यानी कि वो अब तक कई लोगों को मार के खा चुका है। अब साइमन केट पर भी हमला करता है, लेकिन केट किसी तरह साइमन को बेहोश कर देती है। फिर उसकी नजर साइमन के हाथ की घड़ियों पर जाती है और अब उसे उस नंबर का मतलब समझ आ जाता है। 60659 असल में टाइम था, यानी 6:06 और 59 सेकेंड्स वो समय है जब ये जगह फट जाएगी। अब ये जगह कोलैप्स होना शुरू कर देती है और सिर्फ एक यही रूम बाकी रह जाता है। केट नीचे वाला दरवाजा खोलती है तो वहाँ सिर्फ अंधेरा था, जैसे वो कोई ब्लैक होल हो। अब केट साशा के गले से उसका नेकलेस चुरा लेती है। धीरे धीरे ये जगह पूरी खत्म होने लगती है और जैसे ही वो नंबर वाला समय आता है केट उस पोर्टल में कूद जाती है। इसके बाद हम पूरे हाइपर क्यूब के स्ट्रक्चर को देखते हैं और केट फिर असली दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ आइजोन के कुछ लोग खड़े हुए थे। असल में केट इनके लिए ही काम करती है और वो अंदर साशा को ढूंढने ही गई थी। वो साशा के लोकेट को, जो कि एक डिवाइस है, इन लोगों को दे देती है और फिर ये लोग केट को मार देते हैं। इसके बाद ये अपने बॉस को कॉल कर रिपोर्ट करते हैं कि फेज 2 खत्म
खत्म हुआ और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों पहला पार्ट जितना अच्छा था ये फिल्म उतनी ही ज्यादा बेकार है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा था, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स और अलग अलग टाइम वाले कमरे, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने में ये फिल्म फेल हो गई है और कई सारी चीजें इस पार्ट में सेंस नहीं बनाती, जैसे साशा का एक हैकर होना, साइमन का बेकी को बिना बात के मारना, सिर्फ केट का आखिर तक जिंदा बचना और इस पूरी मूवी में सिर्फ 3 ट्रैप ही दिखाए गए हैं। आपको ये पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरीज का एक तीसरा पार्ट भी है जिसका नाम क्यूब 0 है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।